हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप सोच रहे होंगे कि मैं सडनली पेन टैब से वाइट बोर्ड और मार्कर पे कैसे आ गया। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको वाइट बोर्ड पे समझाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गेट 2023। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्वेरीज़ की थी, तो बेसिकली दिस इज़ अ डाउट और क्वेरी सॉल्विंग वीडियो। यहाँ पे मैं बहुत सारी जो क्वेरीज़ मेरे पास आई हुई हैं गेट 2023 से रिलेटेड, उनके बारे में कुछ बातचीत करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके डाउट सॉल्व हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि गेट का अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, फिर सर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं या किस बेसिस पे बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें गेट के हर एग्ज़ाम में कॉमन होती हैं, बट स्टूडेंट्स को समझने के लिए दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते वो कि आखिर इन पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए या वही क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है। तो हो सकता है ये क्वेरीज़ आपके दिमाग में भी हो। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं गेट 2023 के बारे में, ऑल अबाउट गेट 2023। ये बेसिकली हर एक सब्जेक्ट के लिए होगा, बट क्योंकि मैं बायोटेक पे फोकस करता हूँ, स्पेशलाइजेशन बायोटेक के बारे में बात करूँगा, लेकिन ऑल इन ऑल ये सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ऑल अबाउट गेट 2023। आप सबको पता है कि गेट का फुल फॉर्म ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। दैट मीन्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, पहले ये कॉन्सेप्ट था इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का, लेकिन आज की डेट में बीएससी के स्टूडेंट्स भी, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी अब गेट दे सकते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग तो हो ही गया, इसमें या इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या फ़ायदा है या आप किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो, और तो और पीएचडी के लिए भी एडमिशन ले सकते हो। अब पीएचडी के लिए कौन जा सकता है, समझने की कोशिश करिएगा। आज की डेट में बीटेक के बाद डायरेक्टली स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए जा सकते हैं, और एमटेक के बाद भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। गेट का स्कोर आपको एमटेक के बाद पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल कर देता है, और बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए भी एलिजिबल कर देता है। दैट मीन्स आप एमटेक भी कर सकते हो इससे, और पीएचडी भी कर सकते हो गेट के स्कोर से, ये याद रखिएगा। तो एमटेक और पीएचडी करने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। इसमें बहुत सारा डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते कि ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब हम गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए, बीटेक के, आप अगर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, आप 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, यानी कि आप 2nd लास्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर बीटेक में हो, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। बीएससी के स्टूडेंट्स 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हो। एमएससी के हो, 1st ईयर में हो या 2nd ईयर में हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो गेट की इतनी एलिजिबिलिटी ध्यान रखिएगा। आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मैं बीएससी में हूँ, क्या एग्ज़ाम दे सकता हूँ, 3rd ईयर में हूँ, क्या एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं, सोचते हैं कि गेट के एग्ज़ाम में कोई एज लिमिट है या इसके कोई मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एज लिमिट नहीं है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे और आपकी एज ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो एज लिमिट। और आगे नो अटेम्प्ट रेस्ट्रिक्शंस, आपका कोई भी अटेम्प्ट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 2, 3, 4 बार, जितनी बार चाहे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आ जाइए एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार गेट 2023 देने वाले होंगे, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 65 आ रहे हैं, 65 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल आ रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ 65 क्वेश्चंस जो है ये 100 मार्क्स के होंगे। दिस वुड कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स। एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो टाइम ऑफ द एग्जाम है वो 3 घंटा होगा। 3 घंटे में आपको 65 क्वेश्चंस करने हैं, और ये क्वेश्चंस जो है वो 100 मार्क्स के इक्विवेलेंट होंगे। अब इसका अगर डिवीजन करें 65 क्वेश्चंस का, तो 10 क्वेश्चंस यहाँ आ जाते हैं, 55 क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। 10 क्वेश्चंस में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है और इंजीनियरिंग जो इंग्लिश का पोर्शन है, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जीए और इंग्लिश, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। और इन 10 क्वेश्चन में किस तरीके की मार्किंग होगी, 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 नंबर के होंगे, तो उसको मिला लीजिए तो 10 नंबर हो गए, 10 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 मार्क के होंगे, तो 5 × 1 मिला लीजिए तो 5 नंबर हो गया। इन दोनों को जोड़िए तो 15 मार्क्स तो ये आपके हो गए। 100 में से 15 चले गए, कितने बचे, 85 मार्क्स अभी भी बाकी है, आपके हाथ में है। यानी कि अगर हम ये जीए और इंग्लिश देखें तो 15 नंबर तो हमारे यहीं से बन जाते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए 55 क्वेश्चंस, ये इंजीनियरिंग मैथ्स और आपका सब्जेक्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स और सब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इंजीनियरिंग मैथ्स और सब्जेक्ट को मिला करके 25 इंटू 1, 25 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे तो 25 मार्क्स ये हो गए, और 30 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के तो 60 मार्क्स ये हो गए। तो 60 + 25 85 हो गया, ठीक है। तो ये 85 मार्क्स, ये 15 मार्क्स, तो ये अगर जोड़ दीजिए तो ये मिला करके 100 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की रेस्पेक्ट में बात करूं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो लगभग 30 के आसपास जाता है, ±5 जा सकता है, 30 के आसपास जनरली रहता है कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ का या थ्रेशोल्ड का क्या मतलब हुआ, इससे अगर ऊपर आप जाते हैं तो आपका सिलेक्शन माना जाता है। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या 30 या 31 नंबर ले आने से, अगर आप जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC ST या OBC के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना इसी तरीके से या इसी रेलेवेंस में समझ सकते हैं। अगर आप 30 नंबर से 1 नंबर ऊपर ले आते हैं, मान लीजिए कट ऑफ 30 नंबर है, आप 1 नंबर ऊपर ले आते हो 31 मार्क्स, तो आप सेलेक्टेड तो हो, बट आपको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नहीं ही मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, जो IIT वगैरह एम कर रहे होते हैं, उनका नंबर जो होता है वो 50 के आसपास आता है, 45 प्लस आ रहा है, ठीक है। तो 50 नंबर जिसका आ रहा है, 52 मार्क्स जिसका आ रहा है, अब उससे आप अपनी दूरी देखो, 31 नंबर तक की दूरी है। दैट मीन्स इस दूरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स और होंगे जो IIT NIT वगैरह चूज़ कर चुके होंगे, तो आपके लिए कॉलेजेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगा, और आपके लिए अगर कॉलेज मिल भी रहा है तो उतना अच्छा हो सकता है आपकी चॉइस का ना मिल पाए। तो इसीलिए हमें 30 नंबर नहीं एम करना है, हमें कोशिश करना है कि हम 45 प्लस लेकर के आएँ ताकि हमारा मनपसंद का कॉलेज हमें मिल सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो गया, ये मार्क्स हो गए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कट ऑफ लगभग कितना जाता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये देखिए, अगर आप GA और इंग्लिश ठीक ठाक से प्रिपेयर कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ मैं मैथ्स उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो बेटा जो चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप अपना टाइम भी दे रहे हो और अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप जो अच्छे से कर पा रहे हो उसके ऊपर फोकस कम से कम करो ताकि आप उसमें नंबर खींच लो। मान लो आप बहुत मेहनत करके मैथ्स में टाइम दे भी रहे हो, फिर भी आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो वो टाइम भी आपका बर्बाद जा रहा है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, आप का GA भी ठीक ठाक है, तो आपको दिक्कत नहीं है। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत फोकस करिए, और जो भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो ठीक है, वरना आप अच्छा खासा बाकी चीज़ों से स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर GA आप इंग्लिश आप ठीक कर लेते हो, तब भी अगर आप 30 नंबर एम कर रहे थे तो 15 नंबर तो यहीं से आ जा रहे हैं आपके, बाकी 15 नंबर ही सिर्फ यहाँ 85 मार्क्स से आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इतना हवा मत बनाइए दिमाग में। हो जाता है तो अच्छी बात है, हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नहीं भी हो पा रहा है तब भी इतना दिमाग में प्रेशर मत लीजिए। GA और इंग्लिश मुझे लगता है सभी लोगों का ठीक ठाक होगा। सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप उसमें से भी सब्जेक्ट के अगर कुछ चीज़ें हम डील कर लें तो गेट का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। अभी 6 महीने बाकी हैं आपके पास, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब ओपन होती है, यानी कि ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन कब ही होएगी। तो अगस्त लास्ट में, अभी आपका चल रहा है जुलाई का एंड आने आ रहा है, तो अगस्त लास्ट में इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है। और कब तक ओपन रहता है? आपका सितंबर तक ओपन रहेगा, ठीक है। सितंबर तक का टाइम देता है गेट। उसमें आपको अपना फॉर्म वगैरह सारा चीज़ फिल कर लेना होता है, अपना जो भी आपने कहीं गलती वगैरह की है वो सब चीज़ ठीक कर लेना होता है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है उस टाइम ड्यूरेशन में। एग्ज़ाम कब होगा हमेशा याद रखिए, गेट का एग्ज़ाम नॉर्मली चेंज नहीं होता है। वो आपका फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का सैटरडे और संडे जो होता है फरवरी मंथ का, तो 2023 में जो फरवरी है उसका फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का सैटरडे संडे में एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो 4 फरवरी 5 फरवरी को है और 11 फरवरी 12 फरवरी को है, सैटरडे संडे। तो इसी दिन एग्जाम होना है। एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? आपकी बार IIT कानपुर कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जरूर आएंगे, अच्छे अमाउंट में आएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। रिजल्ट कब आएगा? मार्च में आएगा, 2023 मार्च में, लगभग एंड ऑफ मार्च या सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मार्च आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। अब सवाल ये उठता है, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि राइट टाइम क्या है।
कभी हमें प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए गेट का? बहुत सारे, आप कमेंट में पढ़िएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हमें गेट की प्रिपरेशन कभी शुरू करनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने आपको बताया फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में जाकर के भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो, तो सेकेंड ईयर से आप अपना टारगेट करना शुरू करिए। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में है, बीएससी सेकेंड ईयर में है, गेट आपका एम है, तो आप सेकेंड ईयर से ये कोर्स टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड ईयर जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, 6 मंथ्स हैं आपके पास, जुलाई खत्म, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना अभी भी आपके पास है। 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं और AIR अंडर 100 ला सकते हैं आप। AIR अंडर 100 कैसे ला सकते हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि आप AIR अंडर 100 कैसे ला सकते हो, ये ज़रूर देखिएगा। 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने अभी बहुत होता है, आप आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो और अच्छे से अच्छी रैंक ला सकते हो, अच्छे से अच्छे IIT जा सकते हो। तो कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये ज़रूर देखिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हाउ टू गेट AIR अंडर 100 इन गेट 2023। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।